नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में होना है, लेकिन अभी से कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन 2023 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और यह मौका दिया है खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। अगली बार चुनाव में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि हमेशा से बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल तय करता है, इस बार भी वही होगा। रमन सिंह ने हालांकि ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में तो कई चेहरे हैं और उनमें से एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुंडरेश्वरी से जब मीडिया ने सवाल किया कि चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, तो पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर पुरंदेश्वरी ने बिना कोई देर किए जवाब दिया कि पार्टी 2023 के चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगी। 2023 का चेहरा कौन होगा, ये पार्टी स्तर पर तय किया जाएगा। रमन सिंह ने कभी खुलकर नहीं कहा था कि वो आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया था, लेकिन 2023 नजदीक आते आते उन्होंने खुलकर अपनी दावेदारी जता दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई चेहरों की बात कहकर दूसरे दावेदारों की उम्मीदों को भी हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। एक है और बहुत सारे चेहरे छत्तीसगढ़ में हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और एक छोटा चेहरा उनका भी है। तो छोटा शब्द और इतने बड़े नेता, निश्चित रूप से उनकी सरलता और सौम्यता को हम सब नमन करते हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार तो एक कोई सामान्य कार्यकर्ता भी हो सकता है। फिर तो डॉक्टर साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह के नेतृत्व को नकार दिया, रमन सिंह के चेहरे को नकार दिया। अब भाजपा रमन सिंह के चेहरे से डरी हुई है, इसलिए वो भी घोषणा कर दी है कि इस विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर रमन सिंह खुद को भाजपा का चेहरा बता रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमन सिंह और भाजपा के बीच में द्वंद्व। तो कांग्रेस और बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना, प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवा दी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमेश घोरमोड़े भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में उमेश घोरमोड़े जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से भी मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह ने तो अपनी दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कहा, और इसके साक्षी आप लोग भी रहे हैं, चाहे मैं 2003 के चुनाव की बात करूं, 8 के चुनाव की बात करूं या 13 के चुनाव की बात करूं, हमारे यहाँ एक अपना संविधान है और उस संविधान की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार विधायकों को होता है। और उस प्रक्रिया को हमने 3, 8 और 13 में लगातार उस प्रक्रिया का पालन किया है, और आने वाले समय के अंदर में भी निश्चित तौर पे हम उसी प्रक्रिया के तहत जाएंगे। रह गई बात 23 के चुनाव की, तो निश्चित तौर पे जो विकास के मुद्दे हैं, जो बीते 15 वर्षों के अंदर में जो हमने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों तक किए हैं, उन विषयों को लेकर के हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जाएंगे भी। और बीते 2.5 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में विकास बाधित हुआ है, विकास का बट्टा बैठाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है, उसको भी उजागर करते हुए हम विकास, छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की जनता के विकास, छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान के विकास के विषय को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। उमेश जी, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं, उमेश जी जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के अंदर जो कुछ काम हुए, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप 2023 विधानसभा चुनाव की जो रूपरेखा है उसी पर तय की जाएगी और उसी को लेकर चुनाव भी लड़े जाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर रमन सिंह चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद का? देखिए, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में विधायक जो चुन करके आएंगे तो उनको पूरा अधिकार होता है। और बीते मैंने 3, 8 और 13 का जिक्र किया
3, 8 और 13 में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को अपनाया है और तमाम विधायकों ने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के हम सबके नेता डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। आने वाले समय के अंदर में भी विधायक दल जिस नेता को भी चुनेगा वो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में 23 के अंदर में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। और जिस गंभीरता से आपके लोकप्रिय चैनल के अंदर में इस विषय को लेकर के डिबेट हो रही है और जितनी गंभीरता से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता इस विषय पर बाइट दे रहे थे, मैं आश्वस्त हो चुका हूं और कांग्रेस घबरा चुकी है कि आने वाले 23 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में बननी तय है। उसका भय कांग्रेस के अंदर में देखा जा सकता है और जनता के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जिस प्रकार की उत्सुकता मैं देख रहा हूं, ये इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार अब जाने वाली है और 23 के अंदर में भाजपा की सरकार आने वाली है। ये जनता के लिए छोड़ दीजिए, वो तय करेंगे 2023 में कौन आने वाला है। धनंजय सिंह जी, आप जिस तरीके से उमेश जी कह रहे हैं कि 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने कई काम किए, उन्हीं कामों को लेकर 2023 में जनता के बीच में भी हो जाएंगे, लेकिन जब मैं सवाल उनसे कर रही हूँ कि क्या चेहरा वो होंगे, तो वो कह रहे नहीं, विधायक ये डिसीजन लेंगे और उन्हीं का ये पूरा डिसीजन होगा। इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कम से कम कांग्रेस ये कह रही है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार आपकी बनेगी 2023 में, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ कामों के आधार पर हम इस चुनाव की रूपरेखा को तैयार करेंगे। देखिए रंजना जी, अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे अगर बात कर रहे हैं तो हमें 2018 के चुनाव के पहले थोड़ा जाना होगा, जब यही उमेश धोरवणे जी टीवी में बैठ के बड़ी दमदारी से बोलते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि रमन सिंह जी का चेहरा विकास का परिणाम है, रमन सिंह जी चेहरा सामने छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है, रमन सिंह जी विकास पूरे से न जाने कितने कितने उनके तारीफ में पुल बांधा करते थे। आज स्थिति ये है कि 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने काम किया, इसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे रंजना जी, जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, उस दौरान जो नसबंदी कांड हुआ, उस दौरान जो गर्भाशय कांड हुआ, उस दौरान जो नान घोटाले हुए, उस दौरान जो धान घोटाले हुए, उस दौरान जो किसानों की आत्महत्या घटनाएं हुई, उस दौरान जो आदिवासियों को जेल में बंद करने का काम किया गया, जंगल जमीन पे कब्जा किया गया, निरीह आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया और जो उनके संवैधानिक अधिकार उसको हनन किया है, उसके पीछे किसी का चेहरा था तो यही रमन सिंह जी का चेहरा था और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसको 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नेता है, ना तो नेतृत्व है, ना तो इनके पास नीति है, ना तो इनकी नीयत खराब है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब इनकी हार हुई है तो इनके यही नेता, यही रमन सिंह जी, यही धर्मलाल कौशिक जी और यही भारतीय जनता पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराने लग गए थे कि अगर हम चुनाव हारे हैं तो उसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार है। आज जो रमन सिंह जी अपने चेहरे को छोटा बता रहे हैं, इन्हीं रमन सिंह जी की सरकार के दौरान वो छोटे छोटे भाजपा कार्यकर्ता जो झंडा उठाते थे, जो बैनर उठाते थे, जो भाजपा के पार्टी के प्रचार प्रसार करते थे, इनका शोषण किया गया था। और आज जब कार्यकर्ता बुलंद आवाज का रमन सिंह के चेहरे को नकार रहे हैं, जिसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने कहा है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचता नहीं है और रमन सिंह जी और भाजपा में द्वंद्व चलने लग गया है। एक और इनके प्रभारी कहते हैं कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, दूसरे वर्ग के ठीक है उमेश जी, धनंजय साहब ये कह रहे हैं कि जिन कामों को लेकर आप जनता के बीच में 2023 में जाने वाले हैं वो अक्सर काम नहीं है, वो असल में घोटाले और कांड है और यही वजह है कि किसी एक नाम पर मुहर लगाने से आप बच रहे हैं। देखिए, आपके सवाल का भी जवाब देता हूं और जिस प्रकार से चेहरे को लेकर के बहुत लाग लपेट के साथ यहाँ पर ठाकुर साहब ने तमाम तरह के विषय यहाँ पर रखे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास वो चेहरा नहीं है जो सीबीआई में चार्जशीटेड हो, जो जमानतशुदा हो, ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सौम्य चेहरा, विकास का चेहरा है और एक चेहरा नहीं है, अनेक चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, अगर हम डॉक्टर रमन सिंह की ही बात कर ले तो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो पार्षद बनता है, जो सांसद बनता है, युवा मोर्चा के महत्वपूर्ण पदों में रहता है, उसको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है और उसके बाद लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास की जिम्मेदारी उनको मिलती है। अगर
हम प्रधानमंत्री की बात कर लें, अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करना, तो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, गांव गरीब किसान का कार्यकर्ता वहां तक पहुंचने की कल्पना कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर में क्या है, गांधी परिवार से इतर अगर कोई बात हो तो धनंजय जी मुझको बता दें। गांधी परिवार से इतर अगर कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिलता हो, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें, तो गांधी परिवार से इतर कांग्रेस न कभी गई है न कभी जा पाएगी। और ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मैं तो इनको चुनौती देकर पूछता हूं कि आने वाले 23 के अंदर में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जब 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के लगातार आपके नेताओं के बीच में लगातार द्वंद्व निकल करके आ रहा है। आपके युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के दिल्ली के अंदर में मुद्दा से भटक जाते हैं और टीएस सिंहदेव साहब का नारेबाजी करते हैं, अगर पार्टी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और स्कोप बहुत ज्यादा है, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता का भी स्कोप है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर खुद डॉक्टर रमन सिंह अपने आप को प्रबल दावेदार क्यों नहीं बता पाए? वो खुद झिझकते हुए नजर आए, कहा कि मैं भी एक छोटा सा दावेदार के रूप में चेहरा हूं। तो आप मुहर नहीं लगा रहे, लेकिन वो तो अपनी दावेदारी खुल के रख सकते थे ना। डर किस बात हमारे का? यहाँ देखिए, यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं या बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम तमाम एक दूसरे को एक समान लेकर के चलते हैं। हम सभी कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, और हम सभी एक दूसरे को समान रूप से लेकर के चलते हैं। और इसीलिए यह संभव है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो यह सोचने का विषय है और यह सवाल तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए है। और अभी ये लगातार कार्यकर्ताओं के विषय में बात कर रहे थे धनंजय जी, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि निगम मंडल की नियुक्तियां आपके यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है? निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर के लगातार आपके यहाँ सिर फुटअव्वल क्यों हो रहा है? आपके नेता लगातार आपके उमेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। धनंजय, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। उमेश जी ने सवाल सीधे तौर पर परिवारवाद का आप पर लगाया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के हालात है, और तो मैं कहूंगा जो राष्ट्रीय स्तर में भारतीय जनता पार्टी की हालात है, उसका सबसे बड़ा समझिएगा, क्योंकि आरएसएस जो इनका पितृ संगठन है, जिसकी आजादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है, जिसके भारत के नवनिर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है, और आरएसएस के द्वारा बनाई गई भाजपा, जिसका भारत के नवनिर्माण में कोई योगदान तो नहीं रहा है, लेकिन भारत जो आधुनिक भारत था, जो मजबूत भारत था, जहाँ पे नवरत्न कंपनियां हैं, जहाँ एयरप्लेन है, जहाँ पे स्टेशन है, जहाँ पे पेट्रोलियम कंपनी है, जहाँ बीएसएनएल के फोन कंपनी है, इस कंपनियों को बेचने का योगदान नरेंद्र मोदी की सरकार के रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इतने सारे काले कारनामे के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो गांधी परिवार पर चले जाते हैं। आप ये बताइए 15 साल की सरकार वर्सेस 5 साल की सरकार, 15 साल की सरकार वर्सेस 5 साल की सरकार, कितनी बड़ी चुनौती है? आपके पास मुद्दा क्या होगा? हमको दंगइयों के नीचे काम नहीं कर रहा है, हमको देश के संपत्ति को बेचने वालों के नीचे काम नहीं कर रहा है, हमको किसानों सर, आप अपना रोड मैप बताइए। धनंजय सिंह जी, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर साहब, हमारा चेहरा सुनिए, होता है, लेकिन जनता की आप सेवा कर रहे हैं, यही वजह है कि जनता ने भरोसा भी आप पर जताया है और उम्मीद है कि भरोसा बना रहे। लेकिन रोड मैप उसके लिए लेकर क्या तैयार किया गया है? 15 साल की सरकार वर्सेस 5 साल की सरकार, कितनी बड़ी चुनौती? हेलो, आवाज मिल रही है आपको धनंजय जी? जी रंजना जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि जनता का आपने भला किया है, उनका विकास किया है, उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन 15 साल की सरकार वर्सेस 5 साल की जो सरकार है, उसको लेकर तैयारी क्या है? रोड मैप आपका क्या है? कितनी बड़ी चुनौती है ये आपके लिए? देखिए, 2.5 साल में हमारी सरकार ने जनता से जो के वादे को पूरा किया है, हमने किसानों के कर्ज माफी किया है, हमने किसानों के धान के 2500 रुपए दिए, हमने बिजली बिल हाथ की सुविधाएं प्रदान की। हमारे जो घोषणा पत्र है, जिसमें हमने 36 बिंदुओं में छत्तीसगढ़ जनता से वादा किया, 24 से अधिक बिंदु वादा हमने पूरा किया है। और निश्चित तौर पर ये देश की पहली सरकार है रंजना जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बता दूं, जो अपने किसानों को 2500 रुपए की उमच धान की कीमत दे रही है, जो राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से धान ही नहीं, मक्का, कोदो, कुटकी, गन्ना और अनेक तरह के जो फलदार वृक्ष लगाने वाले किसान हैं, उनको लाभान्वित कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी। ठीक है, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमेश जी जवाब दीजिए। भूपेंद्र की सरकार किसानों से वादा पूरा कर। ठीक है ठाकुर साहब, उमेश जी को वक्त देंगे। उमेश जी बोलिए। हमारा काम ही हमारा एजेंडा है और इसमें हम 2 चुनाव लड़ेंगे।
उमेश जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनका रकबा कटौती करने का काम किया, लगातार खाद बीज के नाम पर किसानों को तरसाने का काम किया है। पिछले 2.5 वर्ष के अंदर में 450 से अधिक किसानों छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर ली है। अभी कल ही की बात है, इन्होंने किसानों को पीटने का, डंडा बरसाने का और उनको बेहोश करने का काम किया है, किसानों की जमीन लूटने का काम किया है। राजधानी से लगे हुए गांव के अंदर में किसान की जमीन को हड़पने का काम इस सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। वहां के किसान आकर के कृषि मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठते हैं, उनको लाठी डंडे से पीटा जाता है, जबरदस्ती गाड़ी में भर करके धरना स्थल पर ले जाकर के फेंक दिया जाता है। वहां पर महिलाएं, किसान, उनके बच्चे लगातार रोते बिलखते बैठे रहते हैं, लेकिन ये सरकार सुध नहीं लेती है। इस प्रकार का कृत्य किसानों के साथ करने का काम किया है। ये अभी खरीदी बिक्री की बात कर रहे थे, मैं तो इनसे सीधा पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी सरकार की और आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कि एक ऐसे मेडिकल कॉलेज को वो खरीदने का काम करते हैं जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए का कर्जा है। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जो 2017 में जिसकी मान्यता रद्द हो गई है, उसको आप खरीदने का काम करते हैं और आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का हम भला कर रहे हैं। अरे भैया, कौन सी मजबूरी थी? कौन सा दान दहेज देना चाहते थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने नाते रिश्तेदारों को? उमेश जी देखिए, इन आरोपों में अगर हम जाएंगे, इन आरोपों में उमेश जी अगर इन आरोपों में हम जाएंगे तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपके लिए तैयार रखेंगे, फिर आपके पास भी जवाब होगा, एक लंबी फहरिस्त आपके पास भी होगी। तो आरोपों को लेकर किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हम तैयारी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं और पिछले चुनावों में 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर हासिल जीत की थी, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बनाई थी। एक बार फिर से आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के आपको लगता है कि टक्कर भी दे पाएंगे? क्योंकि 46 का आंकड़ा छूना होता है, लेकिन 68 उससे कई गुना ज्यादा है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, जिस प्रकार से 2.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की स्थिति रही है और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि 18 के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस ने झूठ बोला था और केवल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने वादे किए थे। अब धरातल पर जब उन वादों को उतारने की बात आती है, जब उन विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की बात आती है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार अपने तमाम वादों से मुकरने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे उन वादों का जवाब आज कांग्रेस के पास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन तमाम विधानसभाओं में जा रही है। ठीक है, धनंजय जी हमारे बीच में जवाब देंगे। आरोप बड़े लगाए उमेश जी ने, जनता को छला है, ठगा है, झूठे वादे किए, सत्ता में आप आए हैं। 15 साल तक जनता को ठगने वाला, जनता को धोखा देने वाला, जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, जनता के साथ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी करने वाले को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। मैंने कहा ना, रमन सिंह का वही चेहरा था जो छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया है, छत्तीसगढ़ किसानों के साथ धोखाबाजी किया है, छत्तीसगढ़ में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार किया। वो चेहरा कौन था? वो रमन सिंह का चेहरा था जिसे आज भाजपा खुद नकार रही है। और 7 साल से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, ये चेहरा क्या है? ये भी धोखाबाजी का चेहरा है। ये भी किसानों के साथ धोखा किए है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रतिबद्ध किया था, उनके साथ धोखा किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चेहरा कौन सा है? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। अगर देश संपत्ति को बेच रहे हो, कौन सा चेहरा है? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। महामारी में प्रबंधन किसका है? वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है। आपके मंत्री जी सदन के अंदर में आपकी सरकार के ऊपर अविश्वास जताकर दिल्ली चले गए, उनसे निपट लीजिए। उनके साथ कितने विधायक हैं इसकी चिंता कर लीजिए। स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। ये तो डरे हुए हैं ना। अरे शराबबंदी कब करेंगे बता दीजिए, बेरोजगारी भत्ता कब देंगे बता दीजिए, तमाम भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है उसको कब देंगे बता दीजिए, धान आपका सड़ गया उसको लेकर के क्या योजना है बता दीजिए, खाद बीज को लेकर के आपकी स्थिति यहाँ खराब नजर आ रही है उस पर क्या जवाब है बता दीजिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसको लेकर। उमेश जी ठीक है, इस तरीके से ओवरलैप मत कीजिए। ओवरलैप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप आरोप क्या लगा रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं। उमेश जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना, जब आप खुद कहते हैं, डॉक्टर रमन सिंह ये खुद कहते हैं कि बीजेपी एजेंडों पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, तो खुद अपनी दावेदारी डॉक्टर रमन सिंह क्यों पेश करते हैं? क्या उन्हें डर है कि उनको चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो उन्हें आगे आके बोलना है? और अगर वाकई में मुद्दों पर लड़ने वाली आप पार्टी है तो क्या जरूरत पड़ती है कि दावेदारी यहां पर पेश की जाए? देखिए, पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब दिया था और मुझको नहीं लगता उनके बयान में कई सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल का जवाब आपके नेता नहीं देते हैं, ये सिलेक्टेड होता है। आप
तमाम पत्रकार हैं, आप तमाम पत्रकारों का हम हमेशा सम्मान करते हैं और जब भी आप सवाल करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके साथ जो हमारा जो एक मधुर संबंध है उसके तहत आपको जवाब हम देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि किसी उद्देश्य से उस विषय को लेकर के कहा गया है। और लेकिन मैंने सर, पहले ऐसे तो हम कई सवाल पूछते हैं आपसे। कार्यकर्ता, कई आज सवाल भारतीय मैंने भी इस जनता डिबेट के पार्टी का दौरान बूथ आपसे स्तर पूछ का लिए। कार्यकर्ता भी आपने उसका जवाब नहीं मुख्यमंत्री दिया। बन सकता है। लेकिन कई क्या सवाल पूछते हैं सर भूपेश हम, बघेल जी हर अगले बार सवाल का जवाब तो आप लोग मुख्यमंत्री नहीं देते, होंगे? ये एक बड़ा डिप्लोमेटिकली सवाल उसको है। टर्न आउट कर दिया जाता है, फिर इसी सवाल का जवाब ये कहकर दिया जा रहा है कि पत्रकार ने सवाल किया। क्या बात कर रहे हैं सर आप? उमेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि हर सवाल का जवाब तो आप लोग नहीं देते हैं, कई सवाल को तो आपने भी दरकिनार इस चर्चा के दौरान ही कर दिया। ऐसे में ये कह देना कि पत्रकार ने सवाल किया था इसलिए उन्होंने जवाब दिया है, ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना सर। नहीं तो इसमें गलत जवाब क्या है? और इसमें नहीं, गलत कुछ नहीं है, गलत इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आपको लगता है जब खुद डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि मुद्दों पर लड़ने वाली ये पार्टी है, मुद्दों को लेकर ही 2023 में हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर दावेदारी क्यों पेश करते हैं? मुद्दों को ही डिसाइड करने दीजिए ना कि जनता कितना ज्यादा उन मुद्दों को लेकर आप पर भरोसा करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में एक डर नजर आया इस पूरे स्टेटमेंट के पीछे, उसी को लेकर क्लैरिफिकेशन मैं आपसे मांग रही हूँ कि कहीं ना कहीं डर है कि पार्टी उनको दोबारा से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। जैसा विषय नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, डर का मामला तो है इसमें, लेकिन डर जैसा विषय भारतीय जनता पार्टी में या किसी में नहीं है। डर जैसा विषय कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के नेताओं में है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में डर, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चेहरा यदि कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा है। और लगातार हम आगे डॉक्टर रमन सिंह जी के समय कम है। उमेश जी आखिरी कमेंट, ठाकुर जी आखिरी कमेंट आपसे। बता रहा है और ये भय और ये बौखलाहट साफ देखते बन रही है। ठीक है उमेश जी, समय कम है। धनंजय जी एक आखिरी कमेंट कि आपकी पार्टी के भीतर डर व्याप्त है, आपके नेताओं के बीच में डर है। देखिए रंजना जी, जनता से जो वादा खिलाफी करेगा वो डरेगा। वो डरने वाले कौन लोग हैं? रमन सिंह की सरकार जो रही वो डरने वाले लोग हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, इनको डरना चाहिए जो जनता से वादा खिलाफी करेगा। हमारी सरकार जनता के वादे को पूरा करती है। ये तो जनता ही तय करेगी, तो जनता ही तय करेगी कि भरोसा कौन सी पार्टी को उनका है। फिलहाल उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धनंजय सिंह ठाकुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि जनता के लिए वाकई में विकास की परिभाषा क्या है। हालांकि तमाम मुद्दे यहाँ पर लेकर दोनों ही प्रवक्ताओं ने लंबी बातचीत जरूर की, लेकिन जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी और उसी के बाद 2023 की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उससे पहले जो चर्चा यहाँ पर छिड़ी है कि चेहरा कौन होगा, उम्मीदें लगातार यही है कि आने वाले समय में कम से कम उसको लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।